Hello students, today we are going to start chapter 4 from history, which is tribals, Dikus and the vision of a golden age. So in this chapter we will talk about the tribals. Tribals कौन? Tribals वो लोग जो जंगल में रहते हैं. Okay, Dikus और Dikus means outsiders. Outsiders ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने ट्राइबल्स की लाइफ में इम्पैक्ट डाले. ठीक है, जो ट्राइबल्स की लाइफ है उन्हें कैसे उन्हें अफेक्ट किया ट्राइबल्स की लाइफ को डीकूज ने, ये हम देखने वाले. एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, और जो ट्राइबल्स हैं वो एक गोल्डन एज का विजन रखते थे, एक सुनहरी एज के बारे में सोचते थे और उस सुनहरे समय को वो फिर से पाना चाहते थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन 1895 a man named Birsa was seen roaming with the forest and village of छोटा नागपुर इन झारखंड. है ना, एक 1895 के समय की बात है. एक मैन जिसका नेम क्या था, बिरसा, है ना, वो कहाँ से थे, झारखंड, छोटा नागपुर से थे, जो कि झारखंड में है. ओके, अब लोग उनके बारे में क्या सोचते थे कि वो एक दैट ही हैड मिरेकुलस पावर, है ना, उनके पास एक जादुई पावर थी, है ना. मिरेकुलस पावर मीन्स जादुई पावर थी. वो क्या कर सकते थे, ही कुड क्योर ऑल डिसीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, वो सारी की सारी बीमारियों को ठीक कर सकते थे और जो ग्रेन है उसे बढ़ा सकते थे, उसे दुगना कर सकते थे, है ना. बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल फ्री. अब वो जो बिरसा थे उन्हें लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, है ना, और लोग ऐसा मानने लगे थे कि बिरसा जो हैं वही उनकी हेल्प करेंगे. किससे हेल्प करेंगे बेटा, डिकूज से. डिकूज जो कि कौन थे, आउटसाइडर थे, है ना. तो वो बिरसा ही वो पर्सन है जो कि डिकूज की स्लेवरी से उन्हें आज़ाद करेंगे. किन्हें, ट्राइबल्स को, है ना, सारे जो गांव में जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें वो डिकूज जो आउटसाइडर थे उनकी स्लेवरी से आज़ाद करेंगे. कौन आज़ाद करेंगे, बिरसा. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिसॉल्व. जो बिरसा हैं उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना था. हु वर द आउटसाइडर्स, कौन ये आउटसाइडर्स थे, है ना, जिन आउटसाइडर जिन्हें हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डिकूज, है ना. तो डिकूज कौन थे जिन्होंने इन लोगों की लाइफ को प्रभावित किया था. किन की लाइफ को बेटा, यस, ट्राइबल्स की लाइफ को, है ना. तो ये आउटसाइडर्स कौन थे. व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिशर्स आए तो ये जो ट्राइबल पीपल है इनके साथ क्या हुआ ब्रिटिशर्स के समय. हाउ डिड देयर लिव्स चेंज, कैसे उनकी जो लाइफ है वो कैसे, उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए. जो ट्राइबल्स हैं उनकी लाइफ में ब्रिटिशर्स के आने से कैसे चेंजेस आए. दे आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर. यही ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे रहा करते थे, है ना बेटा. देखिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनकी लाइफ्स के बारे में दिए हैं. देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया है सम वर जूम कल्टिवेटर्स. जो कुछ ट्राइबल्स थे वो क्या थे बेटा, जूम कल्टिवेटर्स थे. कुछ तो कौन थे, यस, सम वर जूम कल्टिवेटर्स, कुछ जूम कल्टिवेटर्स थे. और देखें ज़रा, कुछ जूम कल्टिवेटर्स थे. सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, कुछ हंटर्स थे, है ना, कुछ हंटिंग करते थे और गैदरर्स भी थे, राइट. कुछ जूम कल्टिवेटर्स थे, कुछ हंटर्स और गैदरर्स थे. तो ये सारी की सारी टाइप्स हैं, है ना, कैसे ये लोग रहते थे. सम हेयर्ड एनिमल्स, और कुछ लोग क्या थे, एनिमल्स को पालते थे, है ना. कुछ ऐसे लोग थे जो एनिमल्स को पालते थे. ओके, और देखिए सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि एक जगह सेटल होना चाहते थे, है ना, अपने कल्टीवेशन के लिए, है ना, अपनी खेती एक जगह सेटल होकर करना चाहते थे. तो ये 3 to 4 टाइप्स हैं बेटा यहाँ पर, किनके, ट्राइबल्स की, जो कि इनकी हमें बताते हैं, इनकी लिविंग्स के बारे में बताते हैं कि ये कैसे रहा करते थे, कैसे वर्क करते थे, है ना. तो इन सारे के सारे टाइप्स को हम लोग अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, यस, सो सम वर जूम
कल्टीवेटर्स। कुछ कैसे लोग थे? जूम कल्टीवेटर्स थे, है ना। जूम कल्टीवेशन क्या होता है बेटा? जहां पर लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर के और अपना जो है प्रोडक्शन का वर्क करते हैं। कहाँ पर? जमीन पे प्रोडक्शन का वर्क करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए बेटा, दे स्प्रेड द एश फ्रॉम, अब देखिए, द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वो क्या करते थे? जो पेड़ हैं उनके टॉप्स को कट कर देते थे, है ना, पेड़ों को ऊपर से कट कर देते थे ताकि सनलाइट अच्छे से जमीन पर आ सके, है ना। एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। और वो क्या करते थे? वहां पर जो घास और जो भी सारी चीजें उगी होती थी उसे जला देते थे ताकि उस प्लेस पे वो कल्टीवेशन कर सकें। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम फायरिंग, उस फायरिंग से जो उन्हें ऐश मिलती थी, जो राख मिलती थी, वो क्या करते थे? उस राख को स्प्रेड कर दिया करते थे। विच कंटेन पोटाश, अब वो जो राख होती थी ना बेटा, उसमें पोटाश बहुत ज़्यादा होता था, है ना। और ये पोटाश जो है किस में हेल्प करता है? किसी भी सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। ओके, दे यूज्ड एक्स टू कट द ट्रीज एंड हाउ टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर कल्टीवेशन, है ना। तो ऐसे करके ये अब एक जगह पे ये क्या करते थे? एक जगह पे अगर ये कल्टीवेशन करेंगे तो थोड़े समय के लिए उस जगह पे कल्टीवेशन करते थे, फिर वहां से हटके और दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, एक बार उन्होंने वहां पर कल्टीवेशन किया और जो क्रॉप हुई उन्होंने क्रॉप को वहां से कट करके निकाला और उस प्लेस को वो ऐसा का ऐसे ही छोड़ देते थे और सेम प्रोसीजर वो नेक्स्ट प्लेस के लिए फॉलो किया करते थे, है ना। नेक्स्ट प्लेस पे भी जाकर के क्या करते थे कि वहां पर जितनी भी घास और जो भी चीजें उगी है उसको पहले वो फायर से जला देंगे और जला करके जो ऐश मिलती थी, है ना, जो राख उन्हें मिलती थी, उस राख को वो स्प्रेड कर देते थे, है ना, सिंपली स्प्रेड करते थे, है ना। और कोई सीड्स वगैरह वहां पर नहीं लगाते थे। ठीक है ना, तो प्लगिंग का वर्क करते थे और ना वहाँ पर सीड्स लगाते थे, सिर्फ उस ऐश को स्प्रेड कर देते थे जिससे कि वो जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती थी बेटा? फर्टाइल हो जाती थी, है ना। और वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन उन्हें मिलता था उसे कट करते थे, फसलों को काटते थे और यूज़ कर लेते थे और फिर से शिफ्ट हो जाते थे। ओके, तो ये जो कल्टीवेशन, इस टाइप की जो कल्टीवेशन थी, है ना, ये लोग जो शिफ्टिंग करते थे इधर से उधर, वो कहाँ पर थे? देखिए, they found in the hilly and forest tracts of north east and central India, है ना। वो हिली और फॉरेस्ट ट्रैक पे, है ना, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल एरिया इंडिया के जो हिली और फॉरेस्ट ट्रैक्स हैं यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे। ठीक है, यस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगले किस टाइप के लोग थे? सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना। कुछ कैसे थे बेटा? हंटर्स थे, है ना। वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, है ना, एनिमल्स की हंटिंग करते थे। और हंटिंग करने के बाद जो भी एनिमल प्रोडक्ट जो होता था, है ना, एनिमल्स से जो प्रोडक्ट उन्हें मिला करता था, जैसे मिल्क है ना, और ये सारी जो चीज़ें मिला करती थी उन्हें, उसका यूज करते थे। देखिए, इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप लिव्ड इन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। और जो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स उन्हें मिलते थे उनका भी यूज करते थे। दे सॉ फॉरेस्ट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, उनके लिए वो सोचते थे कि जो फॉरेस्ट है ये हमारे जीवन के लिए, हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब देखिए लिखा है द खोंड्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। ये जो खोंड्स है ना, खोंड्स क्या है? एक कम्युनिटी का नेम दिया है बेटा, है ना, ऐसी ट्राइब्स का नेम दिया है खोंड्स, जो कहाँ पर रहते थे? ओडिशा में रहते थे। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट ऑन अमंग देमसेल्व्स। वो क्या करते थे? रेगुलरली, बस वो उनका यही वर्क था, क्योंकि वो हंटिंग करते थे ना, तो बेटा मीट कलेक्ट करते थे और आपस में बांट लिया करते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ, है ना। वो क्या करते थे बेटा? फ्रूट्स खाते थे और जो सॉल्ट और महुआ से जो के सीड, सॉल्ट और महुआ के जो सीड हैं उनसे जो उन्हें ऑयल मिलता था उससे वो अपने खाना बनाने में यूज़ करते थे। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिन पर्पस, है ना। श्रब्स और हर्ब्स को वो मेडिसिन के पर्पस से भी यूज़ करते थे। एंड सॉल्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, और लोकल मार्केट्स में फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स उन्हें मिलते थे उनको भी वो क्या करते थे? बेच देते थे, है ना, बेचते थे, और ऐसे ही वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द
Khonds when they needed supplies of kusum and palash flower to color their clothes and leather, है ना. जो लोकल वहाँ पर जो वियर्स थे और जो लेदर से रिलेटेड जो वर्क करने वाले लोग थे, जब भी उन्हें अपने क्लोथ्स को कलर करने के लिए पलाश और कुसुम के फ्लावर्स की नीड होती थी, तो वो भी इन लोगों के पास जाते थे. किन के पास जाते थे? खॉन्ड्स के पास जाते थे, जाया करते थे. ओके बेटा, यस. नाउ सम हेडेड एनिमल्स, और कुछ लोग क्या करते थे बेटा? एनिमल्स को रेयर करते थे, है ना. और जब एक प्लेस से जब घास पूरी की पूरी, क्योंकि वो अपने साथ एनिमल्स को रखते थे ना बेटा, तो उन एनिमल्स को घास की ज़रूरत होती थी, है ना. और वो वहीं पर जब एक एरिया से पूरी की पूरी घास खत्म हो जाती थी, तो फिर वो अपने जो एनिमल्स हैं उन्हें लेकर के दूसरे एरिया में चले जाते थे. ओके, अब देखिए यहाँ ऐसे कुछ ट्राइबल्स के नेम दिए हैं. देखिए, द वन गुजर ऑफ द पंजाब हिल्स, है ना. पंजाब हिल्स से कौन? वन गुजर्स, है ना. एंड द लबाडीज ऑफ, और लबाडीज, एंड द लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना. लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश और गैडीज ऑफ कुल्लू, है ना. ये देखिए, गैडीज ऑफ कुल्लू, कुल्लू से गैडीज, है ना. लबाडीज कहाँ से? आंध्र प्रदेश से. और वन गुजर जो कि कहाँ से है? पंजाब से. और देखिए एक और दिया है, एक और ट्राइब्स का नेम दिया है. कौन सा है वो? बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, और कश्मीर से जो है वो बकरवाल्स. ये कुछ ट्राइबल्स के नेम दिए हैं जो कि क्या करते थे बेटा? एनिमल्स को रियर करते थे और ऐसे वो अपनी लाइवलीहुड को चलाया करते थे. ओके, यस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, which is some took to settle कल्टीवेशन. अब इसमें से कुछ लोग क्या थे? वो ऐसा चाहते थे कि वो सेटल होना चाहते थे. देखिए, अभी तक तो हमने जिन ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा ना, तो वो क्या करते थे बेटा? देखो, फर्स्टली हमने देखा कि जो लोग जूम वाली जो फार्मिंग करते थे, वो लोग भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते थे, है ना. जो लोग एनिमल्स को रखते थे, वो भी क्या करते थे? जैसे ही वहाँ पर ग्रीनरी खत्म हो जाती थी, तो वो अपने एनिमल्स को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाया करते थे, है ना. मूव ऑन कर लेते थे. बट यहाँ पर देखिए, कुछ क्या करना चाहते थे? कुछ सेटल होना चाहते थे ना, वहीं पर सेटल होकर के और एक ही जगह पे वो कल्टीवेशन का वर्क करना चाहते थे. इवन बिफोर द 90th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन, है ना. 90th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने क्या किया था? सेटल होना स्टार्ट कर दिया था. एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और उन्होंने अपने फील्ड्स को कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था. ईयर बाय ईयर वे अपना जो फील्ड है उसे कल्टिवेट करते थे, ना कि वो इधर से उधर घूमते थे. ठीक है. अब उन्होंने जब एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही जो लोग थे ना, जो एक जगह पे रह करके एक जगह पे सेटल डाउन होकर के वर्क करते थे, वो इन ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पसंद थे, है ना. देखिए, British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhals as more civilized than hunter gatherers और shifting cultivators, है ना. ये लोग किन्हें ज़्यादा पसंद करते थे? इन्हीं लोगों को. कौन से लोगों को? गॉन्ड्स और संथाल्स को, जो कि क्या करते हैं? एक ही जगह पे रहकर सेटल होकर अपना वर्क करना चाहते हैं, है ना. एक ही जगह पे सेटल होकर, देखिए हमने देखा ना कि ये कल्टीवेशन करते हैं, सेटल होते हैं एक ही जगह पे. तो ऐसे लोगों को जो ब्रिटिशर्स है वो ज़्यादा पसंद करते थे. किनके बजाय? उन लोगों की बजाय जो कि बार बार इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, है ना. दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसाइडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज. वो लोग जो बहुत ज़्यादा, जो हमेशा फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें ये लोग क्या समझते थे कि ये तो बड़े जंगली हैं, है ना. दे नीडेड टू बी सेटल एंड सिविलाइज्ड. और जो ब्रिटिशर्स है वो क्या मानते थे कि ऐसे लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, ये क्या है? बिल्कुल वाइल्ड हैं और इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें सेटल होने की ज़रूरत है और सिविलाइज्ड होने की भी ज़रूरत है. ओके. नाउ हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लिव्स, है ना. जो कॉलोनियल रूल है ना, उन्होंने कैसे इन ट्राइबल लोगों की लीव को अफेक्ट किया, ये हम देखेंगे यहाँ पर. व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स. देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स. जब ट्राइबल्स एक साथ रहा करते थे, है ना, मीन्स जब कॉलोनियल रूल नहीं था, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब जो ट्राइबल्स हैं वो एक साथ रहा करते थे. और जब वो एक साथ रहते थे तो उनके कुछ चीफ्स थे, है ना, ट्राइबल्स के चीफ थे. तो बेटा, जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले तो
जो चीफ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इन ट्राइबल्स के लिए ना, उन्हीं की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, है ना। ये क्या करते थे, इनके पास पावर थी। किनके पास बेटा, जो चीफ थे, ट्राइबल्स के जो चीफ थे इनके पास पावर थी। बट जैसे ब्रिटिशर्स आए तो इन चीफ्स को भी उन ब्रिटिशर्स के अंडर में रहना पड़ा, और ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं इनकी पावर क्या हुई बेटा, धीरे धीरे खत्म हो गई। ओके, व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उनके साथ क्या हुआ। अब देखो, सोचो कि क्या हुआ होगा उनके साथ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें तो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स मीन्स कौन, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर के कल्टीवेशन का वर्क करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो उनके साथ क्या हुआ होगा, लेट्स सी। द ब्रिटिश were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home, है ना। जो ब्रिटिशर्स हैं वो अनकंफर्टेबल थे किन लोगों के साथ, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे और जिनका कोई फिक्स होम नहीं था, है ना। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम peasant कल्टिवेटर्स। वो क्या चाहते थे, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं सारे के सारे वो क्या हो जाएं बेटा, सेटल हो जाएं। ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते थे कि जो घूम के और इधर उधर मूव ऑन करके जो लोग कल्टीवेशन करते हैं वो भी क्या हो जाए, सेटल हो जाएं एक जगह पे। ओके, सेटल प्रेजेंट वर easier to control and administer देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, है ना। ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि जो लोग एक जगह सेटल होते हैं, है ना, उन्हें कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा इजी था, बल्कि उन लोगों को बजाय उन लोगों को जो कि क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं। तो जो लोग मूव करते रहते हैं उन्हें कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए इजी नहीं था, इसलिए वो क्या चाहते थे कि ये लोग जो हैं ये क्या हो जाए, एक जगह पे सेटल हो जाएं। ओके, yes, and the Britishers also wanted a regular revenue sources for the state। वो अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के सारे एक्सपेंसेस के लिए एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स भी चाहते थे ना, रेवेन्यू भी चाहते थे। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे। तो रेवेन्यू कलेक्ट करना उनके लिए कब पॉसिबल होगा, जब सारे लोग सेटल हो जाएंगे ना, एक ही प्लेस पे रह करके वर्क करेंगे। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, देखिए, सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। उन्होंने लैंड सेटलमेंट वो लेकर आए। अब ये लैंड सेटलमेंट क्या था, दैट इज दे measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state। अब देखिए यहाँ इस लैंड सेटलमेंट में उन्होंने क्या किया बेटा कि लैंड फिक्स्ड कर दी सबके लिए। अभी तक तो क्या था कि किसी के लिए कोई लैंड फिक्स नहीं थी, है ना, लोग मूव ऑन करके और एक जगह से दूसरी प्लेस पर जा करके और अपना काम चला रहे थे। बट अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस लैंड को फिक्स कर दिया कि भाई इतनी ये जो लैंड है ये एक इस पर्टिकुलर पर्सन की होगी, ये इतनी लैंड इसकी होगी, है ना, उसे फिक्स कर दिया। और वो क्या करने लगी, रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। और अब वो क्या चाहते थे कि पहले जैसे वो अपनी जो ट्रेडिशनल वर्क करते थे, मीन्स पहले जो वर्क किया करते थे वो जैसे जूम फार्मिंग तरीके का, कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे, है ना, मूव कर पाएंगे फ्रीली, वो कल्टीवेशन कर पाएंगे। तो अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अब लैंड उन्होंने फिक्स कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। ओके, द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। बट ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके जो एफर्ट थे किस चीज़ के, कि जूम कल्टीवेटर्स को वो सेटल कर दें, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, देखिए सक्सेसफुल, देखते हैं। सेटल प्लग कल्टीवेटर इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कैर्ड एंड द सॉइल इज ड्राई। तो इस तरीके का प्लग कल्टीवेशन, है ना, प्लग कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं था। कहाँ पर पॉसिबल नहीं था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई है सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसी जगहों पर ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही, है ना। ऐसी जगहों पर जुताई करके और एक ही जगह पे सेटल रह के और कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं था। जूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लग cultivation often suffered since their field did not produce good yields। अब क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं था, है ना, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी और सॉइल भी बहुत ज़्यादा ड्राई थी। तो ऐसे एरियाज़ में जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, है ना। उनको जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला ज़मीन से। सो द जूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड insisted on continuing with their traditional प्रैक्टिस। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने कॉन्टिन्यूसली क्या किया, इंसिस्ट किया, बार बार उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही उन्हें कल्टीवेशन करने दिया जाए। ओके,
तो अब जो है ब्रिटिशर्स को भी क्या करना पड़ा भाई इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है ना, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये लोग ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ तो लॉस हमारा ही है, क्योंकि जब ये लोग रेवेन्यू नहीं देंगे तो हम कैसे अपने जो सारे एक्सपेंसेस है उन्हें बियर करेंगे, है ना। तो जब उन्हें रेवेन्यू नहीं मिल रहा था तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले एरिया वाले जो लोग थे उन्हें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अलाउ कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल।